बच्चों इस क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन नंबर 5। 1 से लगाए 6 तक के जो क्वेश्चन है उनके लिए सेम इंस्ट्रक्शन है, एग्जामिन द कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम। जो आपको 2 या 3 इक्वेशन दिए गए हैं, पता लगाना है कि वो कंसिस्टेंट हैं या इनकंसिस्टेंट हैं। सबसे पहले यहां देखिए 3 इक्वेशन है, हो सकता है 2 हो सकता है 3 हो, 3 से ज्यादा कभी नहीं रहेंगे। तो पहले आपको एक मैट्रिक्स बनाना होगा, ये जो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट हैं उनको लेकर। यहां एक्स का कोफिशिएंट क्या है 3, वाई का क्या है -1, साइन के साथ नोट करना, जेड का क्या है -2। अब सेकंड वाले इक्वेशन में देखिए, एक्स का कोफिशिएंट तो सेकंड वाले में एक्स है ही नहीं तो 0 है, वाई का कोफिशिएंट 2 है, जेड का कोफिशिएंट -1 है। थर्ड वाले में देखिए, एक्स का कोफिशिएंट है 3, वाई का कोफिशिएंट है -5 और जेड तो है ही नहीं तो जेड का कोफिशिएंट हो जाएगा 0। अब एक और मैट्रिक्स बनाना है इन वेरिएबल्स को लेके, यानी एक्स वाई जेड इक्वल टू के दूसरे साइड में जो नंबर हैं 2, -1 और 3, उनसे भी एक मैट्रिक्स बना लेना है। ये जो है पहला वाला कोफिशिएंट से जो बनाए हैं वो कहलाएगा मैट्रिक्स ए, ये वाला मैट्रिक्स एक्स और ये कहलाएगा मैट्रिक्स बी। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन बताते समय हम आपको फार्मूला बताए थे, कब होगा कंसिस्टेंट कब होगा इनकंसिस्टेंट। ए जो मैट्रिक्स आप बनाए हैं उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर 0 नहीं है तो कंसिस्टेंट होगा, क्योंकि यूनिक सॉल्यूशन होगा। अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आए तो एडजॉइंट ए भी फाइंड करेंगे और उसमें बी का मल्टीप्लाई करके देखेंगे, वो भी 0 आ गया तब भी कंसिस्टेंट होगा। लेकिन अगर ये 0 आए और इनका प्रोडक्ट 0 ना आए तब नो सॉल्यूशन होगा और हो जाएगा सॉल्यूशन इनकंसिस्टेंट। यही फार्मूला है, इसी पर 1 से लगाए 6 तक के क्वेश्चन लग रहे हैं। तो अब ये जो ए मिला है उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी होगी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो इन एलिमेंट से बनाना होगा डिटर्मिनेंट। अब इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए कोई भी एक रो लेना पड़ेगा या कोई भी एक कॉलम। ऐसा रो या कॉलम को ज्यादा पसंद किया जाएगा जिसमें 0 मिले, तो हम ये ले ले रहे हैं C3। अब इसका साइन लगाना पड़ेगा सबसे पहले। तो पहले वाले का शुरू होता है प्लस से, प्लस माइनस प्लस, फिर दूसरा माइनस से शुरू होगा, तीसरा प्लस से, तो प्लस माइनस प्लस। अब केवल -2 और माइनस माइनस प्लस हो गया, +1 का, ये तो 0 है इसको लिखने की जरूरत नहीं है, इन्हीं का रो कॉलम छोड़ के लिख देंगे। तो इसका कॉलम और रो छोड़ेंगे, बचेंगे ये चारों 0 3 2 -5। इसका कॉलम और रो छोड़ देंगे, 3 -1 3 -5 बचेगा। अब -2 नोट करके इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करेंगे। यहां 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, मन करे लिख भी सकते हैं। और इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करेंगे। पहले इनका मल्टीप्लाई होता है प्रिंसिपल डायगोनल का, तो इनका प्रोडक्ट होगा 0, फिर अपने तरफ से माइनस लगा देंगे, इनका प्रोडक्ट होगा 6। इनका प्रोडक्ट है -15, फिर अपने तरफ से माइनस लगा देंगे, इनका प्रोडक्ट होगा -3, यहां लिखेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। अब -2 और -6 का मल्टीप्लाई 12 होगा प्लस में, और यहां माइनस होके -12 बचेगा, यानी 0 आ गया। अब अगर 0 आ गया डिटर्मिनेंट की वैल्यू तो आपका काम बढ़ गया, क्योंकि 0 आने का मतलब है कि अभी आप ये नहीं बता पाएंगे कि कंसिस्टेंट होगा कि इनकंसिस्टेंट होगा। अब आपको एडजॉइंट ए की भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अब एडजॉइंट ए और बी का प्रोडक्ट बताएगा कंसिस्टेंट होगा कि इनकंसिस्टेंट। एडजॉइंट ए के लिए पहले आपको लिखना पड़ेगा इन सारे एलिमेंट का कोफैक्टर, सबका कोफैक्टर। इसके कोफैक्टर को कहेंगे A11, इसके कोफैक्टर को A12, यहां A13। पहले रो का पहले निकाला जाए, साइन लगाना होगा सबसे पहले। तो पहले रो का साइन शुरू होगा प्लस से, प्लस माइनस प्लस। अब एक छोटा छोटा डिटर्मिनेंट बनाना होगा हर जगह, और थोड़ा इसको सेपरेट करने के लिए ऐसे लाइन खींच दे रहे हैं। इसका रो कॉलम छोड़ दीजिए, बचेगा 2 -1 -5 0, फिर इसका रो कॉलम 0 -1 3 0, इसका रो और कॉलम छोड़ने पर 0 2 3 -5। इनका मल्टीप्लाई 0, फिर माइनस लगा के इनका मल्टीप्लाई होगा +5। +5 का मतलब है कि ये साइन नहीं बदलेगा, तो आ गया -5। माइनस है इसलिए ब्रैकेट लगा देना, इनका मल्टीप्लाई पहले होगा 0, फिर अपने तरफ से माइनस लगा देंगे, इनका मल्टीप्लाई होगा -3, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, -3 आया। इनका मल्टीप्लाई पहले होगा 0, अब प्लस है तो ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, माइनस रहेगा तो लगा देंगे।
इनका मल्टीप्लाई 0 फिर माइनस इनका मल्टीप्लाई 6 यानी आया -6। अब फाइंड करेंगे सेकेंड रो का, उसे हम कहेंगे A21 A22 A23 और इसका साइन शुरू होगा माइनस से, माइनस प्लस माइनस, और हर जगह छोटा छोटा डिटर्मिनेंट बना लीजिए। इसका कॉलम और रो छोड़िए, -1 -2 -5 0। इसका कॉलम और रो छोड़ने पर 3 -2 3 0। इसका कॉलम रो छोड़ दीजिए, 3 -1 3 -5। माइनस है तो ब्रैकेट लगा देना, पहले इनका मल्टीप्लाई 0 फिर माइनस, इनका मल्टीप्लाई होगा +10 तो ये साइन नहीं बदलेगा, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस, इनका मल्टीप्लाई 0 फिर अपने तरफ से माइनस, इनका मल्टीप्लाई -6, माइनस माइनस हो गया प्लस, माइनस है तो ब्रैकेट लगा लेंगे, इनका मल्टीप्लाई -15 फिर माइनस, इनका मल्टीप्लाई -3, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, -12 बचेगा लेकिन बाहर भी माइनस है तो हो जाएगा +12। अब फाइंड करेंगे इस तीसरे वाले रो का कोफैक्टर यानी A31 A32 A33। पहले क्या लगाएंगे साइन, तो तीसरे वाले का भी शुरू होगा प्लस से, प्लस माइनस प्लस, और छोटा छोटा यहां पर बना लेना है डिटर्मिनेंट, इनको अलग दिखें ये इसलिए ऐसे लाइन खींच दे रहे हैं। इसका कॉलम और रो छोड़ेंगे, -1 -2 2, इसका छोड़ा गया ना 2 -1, इसका कॉलम और रो 3 -2 0 -1, फिर इसका कॉलम और रो 3 -1 0 2। अब इनका मल्टीप्लाई पहले होगा 1 फिर माइनस लगा देंगे, इनका मल्टीप्लाई होगा -4 तो माइनस माइनस हो गया प्लस, इनका मल्टीप्लाई -3 फिर माइनस लगा देंगे, इनका मल्टीप्लाई 0 तो ये आ गया 3, इनका मल्टीप्लाई 6 फिर माइनस लगा देंगे, इनका मल्टीप्लाई 0 तो आ गया 6। अब एडजॉइंट ए होता है एक ऐसा मैट्रिक्स जो कोफैक्टर्स से बने और उसका कर दिया जाता है ट्रांसपोज। तो जो कोफैक्टर मिले हैं थर्ड वाले का पहले नोट कर दे रहे हैं, 5 3 6, और बाकी क्या मिला था पहला, -5 -3 -6, और सेकंड वाला मिला था 10 6 12। अब देखिए इसको ट्रांसपोज जब करेंगे तो पहले रो को पहला कॉलम बना देंगे, दूसरे रो को दूसरा कॉलम बना देंगे, और तीसरे रो को तीसरा कॉलम। ठीक है, ये ट्रांसपोज हो गया। जब एडजॉइंट ए हमको मिल जाएगा तो एडजॉइंट ए और बी का मल्टीप्लाई करेंगे। ये जो एडजॉइंट ए मिला है उसमें बी का मल्टीप्लाई, तो बी क्या था, बी था ये इससे बना था ना 2 -1 3 2 -1 3। इस मल्टीप्लाई में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि एक ही कॉलम है ना सेकंड वाले में, तो 2 से पहले वाले में मल्टीप्लाई होगा, -10 -6 -12 फिर प्लस लगा देंगे, -1 से दूसरे वाले में तो -10 -6 -12, और 3 से तीसरे वाले में प्लस लगा के 3 5 जा 15 3 3 जा 9 3 6 जा 18। इसके सारे के सारे एलिमेंट अगर 0 हो, पहला वाला भी 0 दूसरा वाला भी 0 तीसरा वाला भी 0, तब कहेंगे कि 0 मिला। मान लीजिए 2 ठो 0 मिले और एक ठो नहीं मिला, 0 5 मिल गया, तब नहीं कहेंगे कि इक्वल टू 0, सब 0 मिलना चाहिए। तो ये पहला वाला ही 0 नहीं मिला क्योंकि -20 और +15 होगा -5, -12 और +9 होगा -3, -24 और +18 कितना हो जाएगा -6, तो नॉट इक्वल टू 0 मिला। तो जो सेकंड वाला क्वेश्चन लगवाए थे उसमें ये जो फार्मूला बताए थे उसके अनुसार कौन सा कंडीशन यहां पे मिल रहा है, डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 0 है लेकिन दोनों का प्रोडक्ट 0 नहीं है, यानी नो सॉल्यूशन होगा, यानी ये हो जाएगा इनकंसिस्टेंट। तो इसका आंसर आपको लिख देना है इनकंसिस्टेंट।